नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए एक बहुत रोचक टॉपिक लेके आया हूँ। परीक्षाओं का समय है, तैयारियों का दौर जारी है, और अगर इस बीच में जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में साक्षात्कार होता है, दीक्षा क्लासेस में हम आरएस के लिए बहुत डिटेल्ड रूप से तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएस में, सब इंस्पेक्टर में आपका साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार में अगर आपने किसी खेल के बारे में लिख लिया है, जैसे उदाहरण के तौर पे आज का जो ये सेशन है ये बैडमिंटन को समर्पित है। दिस सेक्शन इज डेडिकेटेड फॉर ए वंडरफुल स्पोर्ट नोन एज बैडमिंटन। तो अगर आपने साक्षात्कार में आपकी हॉबी बैडमिंटन लिख दी है तो आपके पास दो बिंदु है सोचने के लिए। अगर आपको इस बैडमिंटन खेल के बारे में गहराई में नॉलेज है तो आप पूरे इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली आप उसका जवाब दे सकते हैं। एंड यू कैन वॉक विथ योर हेड हेल्ड हाई बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस स्पोर्ट। अगर आपने रुचि के अंदर बैडमिंटन लिख लिया है तो, और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर आपने रुचि में बैडमिंटन लिख लिया है तो इंटरव्यूअर आपको सवाल वो पूछेगा जो आपकी गहराई मापेंगे, आपकी नॉलेज की गहराई को मापेंगे वो, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस पूरे स्पोर्ट्स के बारे में, बैडमिंटन खेल के बारे में आपको कितनी जानकारी है। तो आपकी उन सारी जिज्ञासाओं को आज हम विराम चिन्ह देने वाले हैं। एंड ऑल योर क्यूरियोसिटीज रिगार्डिंग बैडमिंटन वुड बी एड्रेस्ड इन दिस सेशन। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज पे अटेंशन टू दिस वंडरफुल एफर्ट फ्रॉम दीक्षा क्लासेस। ये जो हमारा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, हम हरदम बोलते हैं प्रयास में ही साहस है। तो दीक्षा क्लासेस में आज हम इस पूरे सेशन को बैडमिंटन को डेडिकेट करने वाले हैं। तो बैडमिंटन को डेडिकेट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन की शुरुआत करने वाला हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सपने वो नहीं है जो रातों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपके अंदर सपने लेने की आदत है। सपने वो नहीं है जो आपको रात को आते हैं, सपने वो हैं जो आपको रात को सोने ही नहीं देते। अंदर आपके अंदर जो एक इन्फर्नो है, एक अंदर आपके अंदर जो ज्वालामुखी जैसी आग है, उसको आपको इतना तेज कर देना है कि आप कोई भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरा सेशन जो है आज का पीवी सिंधु को डेडिकेट किया जा रहा है। पीवी सिंधु को डेडिकेट कर रहे हैं हम। तो उन्होंने अभी एक बहुत शानदार प्रतियोगिता अपने नाम की है, सिंगापुर ओपन। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, कौन सा वो खिलाड़ी था जिसने बैडमिंटन को पूरे विश्व में सबसे पहले पेश किया और भारत का नाम सबसे ऊंचा किया, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल बैडमिंटन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं जिससे वो आपके कॉन्फिडेंस का मेजर करेंगे कि हाउ मच कॉन्फिडेंस यू आर कोरिंग एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट बैडमिंटन। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सो प्लीज़ पे फुल अटेंशन टू इट। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम उसका तुरंत जवाब देगी। तो कोई भी डाउट आए और वो डाउट अगर इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपका कवर नहीं हो रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको साझा कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ में हरदम रहेंगी, आपका सुझाव हरदम सर्वोपरि है और हमारी टीम उसको तुरंत जवाब देगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। सिंगापुर ओपन अपने नाम किया पीवी सिंधु ने, और पीवी सिंधु ने अपने नाम करने के बाद में एक नया इतिहास रच डाला। पीवी सिंधु वर्ल्ड नंबर 7 रैंकिंग होल्ड कर रही है। भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। वर्ल्ड नंबर 7 उस खेल में, जिस खेल में कभी 1980 से पहले सिर्फ चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया इनका राज होता था। पर आज ये कितने गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि हमारी खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 7 है और उसने वर्ल्ड नंबर 11 चाइना की खिलाड़ी वांग जी यू उसको हरा दिया और सिंगापुर ओपन अपने नाम किया। जब जब तिरंगा जाता है और वो जैसे जैसे इन सारे खेलों में ऊपर जाता है और जब राष्ट्रीय गान बजता है, हम सब के रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते। तो सोचिए उस एथलीट, उस खिलाड़ी की डेडिकेशन के बारे में कि वो कितनी समर्पित होगी कि आज वो वर्ल्ड नंबर 7 पे है और उन्होंने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है और चाइना की वर्ल्ड नंबर 11 खिलाड़ी को, जिसका नाम है वैंग जी ली, उनको हराया है। और वैंग जी यी को हराने के बाद में
सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है। तो सोचिए कितना बड़ा एक ऐतिहासिक पल है बैडमिंटन के खेल में और हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हमने एक नया कीर्तिमान बना दिया और पीवी सिद्धू ने अपने नाम सिंगापुर ओपन किया। वर्ल्ड नंबर 7 है वो आज, और उन्होंने हराया किसको? वर्ल्ड नंबर 11 को। पीवी सिद्धू जो है, अगली स्लाइड में उसके बारे में बताएंगे आपको, अपने इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान वो 56 किलोमीटर पैदल चला करती थी। अब सोचिए एक खिलाड़ी, हमारे लिए तो सिर्फ एक आंकड़ा है 56, पर जब आप रोज 56 किलोमीटर पैदल चलते हैं, आपके अंदर क्या तपस्या की भावना होगी, क्या आपका डेडिकेशन का लेवल होगा। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ए फिगर 56 किलोमीटर्स। अगली स्लाइड में वही चीज हम बताने वाले हैं। उन्होंने खुद ने बोला है एक इंटरव्यू के दौरान, इन माई अर्ली ईयर्स आई वुड ट्रेवल 56 किलोमीटर्स फ्रॉम द होम टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड बैक एवरी सिंगल डे। अब ये अगर किसी खिलाड़ी की तपस्या है और उसका डेडिकेशन का लेवल है, तो सफलता तो उनके कदम चूमेगी ही चूमेगी। अगले स्लाइड में हम ये भी बात करने वाले हैं कि पीवी सिद्धू जो है वो एकमात्र भारतीय बैडमिंटन महिला खिलाड़ी है जिसने 2 बार ओलंपिक के मेडल्स भारत के झोली में लाके दिए और तिरंगा हरदम उस पूरे स्टेडियम में राइज किया 2 बार। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक, और अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने भारत का झंडा 2 मौकों पर पूरे स्टेडियम में राइज करवाया है और रोंगटे खड़े करवाए हैं, और ऐसा मोमेंट दिया है हमारे लिए जिसको शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। 56 किलोमीटर जो इंसान ट्रेनिंग के दौरान रोज चलता हो, उसकी तैयारी का लेवल तो आप समझ ही सकते हैं। आज ये पूरा सेशन जो है वो इस खिलाड़ी के नाम है जिसने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है, और वो दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है इस खिताब को अपने नाम करने वाली भारतीय। पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिसने ये खिताब अपने नाम किया था, वो था साइना नेहवाल, और दूसरी भारतीय खिलाड़ी जिसने ये खिताब अपने नाम किया है वो है पीवी सिद्धू। तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता में सवाल आ सकता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी और कौन से वर्ष में उसने सिंगापुर ओपन जीता था। तो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी साइना नेहवाल, और उन्होंने 2010 में सिंगापुर ओपन अपने नाम किया था। अगली स्लाइड में पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, पर अगर किसी खिलाड़ी का ट्रेनिंग का लेवल इतना ज़बरदस्त हो तो परिणाम तो अद्भुत होने वाले ही हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर डेडिकेशन। इफ योर डेडिकेशन इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, सक्सेस इज बाउंड टू कम। दिस इज व्हाट दिस प्लेयर हैज सब्सटेंशिएटेड एट एवरी स्टेज ऑफ हर प्रोफेशनल लाइफ। तो आगे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। पीवी सिद्धू ने रचा इतिहास। उन्होंने क्या रचा इतिहास? सबसे पहले सिंगापुर ओपन अपने नाम किया, और इस वर्ष उनकी ये तीसरी प्रतियोगिता है बैडमिंटन की जो उन्होंने अपने नाम की है। एक साल में तीसरा टूर्नामेंट अपने नाम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस खेल में, जिस खेल में कुछ वर्षों पहले चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब का बोलबाला था, ये लोग राज करते थे इस खेल पे, और उस खेल में भारत ने अपना डंका इस तरह से बजाया है कि एक हमारा खिलाड़ी इस साल तीसरा बैडमिंटन प्रतियोगिता अपने नाम कर रहा है। इट इज ए मोमेंट ऑफ प्राइड, और आपके प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में सवाल आ सकते हैं। तो ये तीसरा खिताब उन्होंने इस साल अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने कोरिया ओपन जीता, ठीक है, उससे पहले इन्होंने स्विस ओपन जीता, स्विस ओपन अपने नाम किया, कोरिया ओपन अपने नाम किया, और इस बार अब सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है। अब आप रोचक बात देखिए कि पहले मैच में उन्होंने 21-9 से खिलाड़ी को हराया, ठीक है, पहले मैच में। फाइनल्स में 3 सेट होते हैं, पहला सेट उन्होंने 21-9 से अपने नाम किया। अब देखिए दूसरा सेट में वो 11-21 से हार गई। फाइनल्स में 3 गेम होते हैं, पहला गेम अपने नाम कर लो और दूसरा गेम अगर आपने हार लिया है, वहां से उठना, गिर के डबल स्पीड से उठना एक असली विजेता की पहचान है, और यही उन्होंने प्रमाणित कर दिया इस मैच में। तीसरे सेट में उन्होंने 21-15 से वर्ल्ड नंबर 11 चाइना की, कौन खिलाड़ी था मैंने नाम बताया था, वांग जी,
वर्ल्ड नंबर 11 को पराजित किया और बन गई भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी दूसरी जिसने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है। इसमें दो चीजें हैं, एक योद्धा, एक वॉरियर वो होता है जो गिरने के बाद डबल स्पीड से खड़ा होता है। यही उस मैच में हुआ। पहला सेट जीतने के बाद सेकंड सेट वो हार गई और हारने के बाद में जो डिसाइडर होता है थर्ड सेट, उसमें इस तरह से प्रदर्शन करना, 21-15 से जीत लेना और सिंगापुर ओपन के फाइनल्स में वो जो प्रेशर को हैंडल करना, ये सब चीजें क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन नहीं करती है, ये एक विजेता को रिफाइन करती है। इट नॉट ओनली डिफाइंस ए ट्रू विनर, इट रिफाइंस ट्रू विनर ऑल्सो। तो ये एक बहुत रोचक तत्व है, रोचक फैक्ट है। तो ये मेरे को आपको बताने के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि सिंगापुर ओपन उन्होंने अपने नाम किया। उन्होंने सेमीफाइनल में साइना कावाकामी जो वर्ल्ड नंबर 43 है जापान की, उनको हराया सेमीफाइनल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी को हराना, जिनका बोलबाला था कई वर्षों तक जापान पूरे देश का इस खेल पे, और उसकी लेटेस्ट रैंकिंग जो अपडेटेड है वो वर्ल्ड नंबर 43 है, उनको हराया। उसके बाद में चीन के खिलाड़ी को, चीन ने भी इस खेल पे अपना साम्राज्य, अपना दमकम कई वर्षों तक दिखाया है, उसकी खिलाड़ी को हराना फाइनल में, वो भी सेकंड सेट हारने के बाद डिसाइडर सेट में डबल स्पीड से खड़ा होके 21-15 से जीतना एक ट्रू विनर को दर्शाता है। तो वो थी खिलाड़ी पीवी सिंधु। कैसा लगा आपको ये उनका प्रदर्शन? इसको शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता, उन मोमेंट्स को वापस जिया नहीं जा सकता, पर हमारे भारत देश के लिए, हमारे पूरे कंट्री के लिए कितनी प्राइड की फीलिंग है कि एक खिलाड़ी जिसने पहले तो अपने कई कीर्तिमान रच चुके हैं, उन्होंने ओलंपिक मेडल जो है इस गेम में फीमेल कैटेगरी में 2 बार भारत की झोली में लाके रखा है, और इस वर्ष भी वो अपनी इस पूरी विनिंग स्पिरिट को जारी रखते हुए ये तीसरा टूर्नामेंट अपने नाम कर गई, सिंगापुर ओपन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2010 में साइना नेहवाल पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया। 2017 में हमारे हिंदुस्तान के साइना नेहवाल के बाद दूसरे भारतीय महिला खिलाड़ी, तो पहले बता ही दिया था, ये जीता तीसरी भारतीय, पहले साइना नेहवाल 2010 में और साई प्रणीत 2017 में साई प्रणीत ने अपने नाम किया था। तो इसमें 3 चीजें समझने वाली है। साइना नेहवाल दूसरी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिसने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया, और ये तीसरी भारतीय है जिन्होंने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया। सबसे पहले 2010 में साइना नेहवाल ने अपने नाम किया, 2017 में हिंदुस्तान के मेल कैटेगरी में साई प्रणीत ने अपने नाम किया, और यह भारतीय तीसरी खिलाड़ी बनी जिसने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया। तो इसमें भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सिंगापुर ओपन कितने भारतीयों ने आज तक जीता। तो 3 भारतीयों ने जीता। साइना नेहवाल ने 2010 में जीता, 2017 में साई प्रणीत ने जीता, 2022 में पीवी सिंधु ने जीता। और कितनी महिलाओं ने जीता? तो सिर्फ 2 ही महिलाओं ने जीता है भारत में, पहली साइना और दूसरी पीवी सिंधु। तो ये सवाल बन सकते हैं, तो इसके आप यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पुरसला वेंकट सिद्धू, पुरसला वेंकट सिद्धू इनका पूरा नाम है, ठीक है। 5 जुलाई 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहली हिंदुस्तानी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल्स हिंदुस्तान को दिलाए। सबसे पहला उन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया, और इस बार हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो आप ये मान के चलिए कि ओलंपिक में बैडमिंटन जैसे खेल में जहाँ पे कई देशों का बोलबाला है, उसमें हमारा भारतीय खिलाड़ी 2 पदक लेके आ रहा है। इस पूरे देश में उस पूरे स्पोर्ट, बैडमिंटन स्पोर्ट की क्या प्रगति हुई होगी, क्या इसका जोश रहा होगा, क्या बच्चों में उमंग रही होगी, क्या युवा खिलाड़ियों में जोश रहा होगा, कैसी होगी भारत की तैयारी, सब कुछ दर्शाता है कि बैडमिंटन पिछले 20-25 सालों में इतना इवॉल्व क्यों हुआ। उसका परिणाम आपके सामने है, अद्भुत परिणाम है। और पीवी सिंधु के बारे में क्या बताऊं, इन्होंने सब कुछ, इस पूरी स्लाइड में हमने सब कुछ बता दिया है। हमारे लिए सिर्फ आंकड़े हैं कि एक बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 1 मेडल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
ये हम लिखने के लिए सिर्फ आंकड़ा है, पर इसको प्राप्त करने के लिए कई आहुतियां, कई सैक्रिफाइसेस, दिन रात की मेहनत, डेडिकेटेड अप्रोच, प्रेशर को झेलना, उसके बाद में तैयारी को एक हाईएस्ट लेवल तक जाना, अब पिनेकल तक लेके जाना, एपिटोम तक पहुंचना। आप समझ सकते हैं क्या एक खिलाड़ी पे दबाव रहता होगा। उसके बीच में ये प्रदर्शन, ये रिजल्ट्स सब कुछ बयां करती है खिलाड़ी के बारे में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको कुछ अवार्ड्स और उपलब्धियां जो भारत ने उनको नवाजा है, ऐसी उपलब्धियां क्या थी आपके प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल बन सकता है। पहला अवार्ड कौन सा था? पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब मिला उनको? 2020 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिला उनको 2016 में। मेजर ज्ञानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी कहा जाता था। इस पे भी सवाल बन सकता है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार को अब क्या नाम से पुकारा जाता है, अब क्या नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2015 में मिला उनको। अर्जुन पुरस्कार 2013 में मिला। एक अवार्ड क्या करता है खिलाड़ी के साथ में? एक अवार्ड एक ऐसे खिलाड़ी के साथ उसके कंधों पे नई जिम्मेदारी देता है और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है, और वो मोटिवेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसकी तैयारी में हर दिन इंप्रूवमेंट होता है। छोटा इंप्रूवमेंट रोज करिए तो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। स्मॉल इंप्रूवमेंट एवरी डे मेक्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन योर फाइनल रिजल्ट, ये उसका परिणाम है। अब उसके बाद में देखिए, साल 2011 उन्होंने क्या क्या जीता? इंडोनेशियन इंटरनेशनल, मैंने आपको जैसे ही बताया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइना, इन सारे देशों का पिछले 30 सालों से इस खेल में दबदबा था। उनके देश में जाना, उनकी प्रतियोगिताएं अपने नाम करना, ये क्या जाहिर कर रहा है कि हमारी तैयारी का लेवल ऐसा है, हमारी खिलाड़ी का स्तर ऐसा है कि सब लोग उसके सामने हार मान जाते हैं। 2013 मलेशिया मास्टर्स, 2013 मकाऊ ओपन, 2014 मकाऊ ओपन, 2015 मकाऊ ओपन। मकाऊ ओपन को 3 बार अपने नाम किया है, पहली हिंदुस्तान की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी। 2016 मलेशिया मास्टर्स, ये सारे इंडिविजुअल प्रतियोगिता उन्होंने ऑलरेडी अपने नाम कर रखी है। और उसके बाद में ओलंपिक का मैंने आपको बता ही दिया है, और इस साल उन्होंने 3 प्रतियोगिता अपने नाम कर रखी है, वो भी मैंने बताया है आपको। और अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि अगर आपने साक्षात्कार के दौरान अपनी रुचि में डाल दिया बैडमिंटन, तो तैयार रहिए कि आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपकी तैयारी की गहराई को मापेंगे। द इंटरव्यूअर वुड असेस द डेप्थ ऑफ नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू कैरी अबाउट दिस स्पोर्ट नोन एज बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, आपकी गहराई कितनी है आपके ज्ञान की, वो सब मापेंगे। अगर आपने रुचि में बैडमिंटन लिख दिया है तो सबसे पहले वो सवाल पूछ सकते हैं कि कोर्ट का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले पूछ सकते हैं वो। तो 44/20 फीट वो तो होता है डबल्स का, और सिंगल्स का होता है 44 फीट बाय 17 फीट। 44/20 डबल्स के लिए और 44/17 सिंगल्स के लिए। याद रखिएगा, सिंगल में थोड़ा छोटा होता है, डबल्स में 2 खिलाड़ी होते हैं तो थोड़ा एरिया ज्यादा होता है। तो 44/20 डबल्स के लिए और 44/17 सिंगल्स के लिए। ये सवाल वो पूछ सकते हैं क्योंकि आपने रुचि में क्या डाल रखा है, बैडमिंटन। तो वो आपकी गहराई को मापेंगे कि आप कितना पढ़ चुके हैं स्पोर्ट के बारे में, इस स्पोर्ट के बारे में कितना जी चुके हैं, और इस स्पोर्ट के बारे में, इस स्पोर्ट से आप कितना लगाव करते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो सब जानेंगे इस बारे में। तो कुछ सवालों के जवाब आपके जहन में होने चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए, सो दैट यू नो योर कॉन्फिडेंस लेवल मूव्स अप एंड द इंटरव्यूअर गेट्स इंप्रेस्ड बाय योर नॉलेज। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब सेकंड जो सवाल बन सकता है कि नेट की ऊंचाई कितनी होती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। 5 फीट नेट की ऊंचाई होती है, 5 फीट। तीसरा सवाल होता है कि जो शटलकॉक होती है उसमें कितने पंख होते हैं, पंखों की संख्या कितनी होती है? 16 पंख होते हैं उसमें, 16 पंख होते हैं उसमें, राइट। उसके बाद में
ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड शटलकॉक का वेट कितना होता है, तो 4.74 ग्राम से लेके 5.51 ग्राम का होता है। 4.74 ग्राम से लेके 5.51 ग्राम तक एक स्टैंडर्ड शटल का वेट होता है। ये सब सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्यों पूछेंगे वो, क्योंकि आपने रुचि में डाल रखा है बैडमिंटन। अगर आपको ये सब नॉलेज होगी तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दे पाएंगे, आपको रुचि में लिखने में मजा आएगा। उल्टा आप आकर्षित कर सकते हैं इंटरव्यूअर को अपने नॉलेज की तरफ कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट बैडमिंटन एंड आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? ये कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपको किसी स्पोर्ट के बारे में बहुत नॉलेज हो। तो ये सवाल हम आज आपके सामने साझा कर रहे हैं कि अगर आपने रुचि में डाल दिया है बैडमिंटन तो तैयार रहिएगा इन सब सवालों के लिए और तत्पर रहिएगा। अगले स्लाइड। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है, यह भी सवाल है। बैडमिंटन लंबाई की बैडमिंटन रैकेट या बैडमिंटन का जो रैकेट होता है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? 26 इंच, 26 इंच। यह भी पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन को सबसे पहले एशियाई खेलों में कब शामिल किया था? 1974 वॉज द ईयर। कौन सा साल था वो, कौन सा वर्ष था? 1974, जब इनको सबसे पहले किस में शामिल किया था? एशियाई खेलों में। आपको यह भी पूछ सकते हैं, वो यह भी सवाल आ सकता है कि ओलंपिक में सबसे पहले बैडमिंटन को कब शामिल किया, तो कौन सा वर्ष था? 1992 वॉज द ईयर व्हेन दिस गेम वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। ये सब सवाल आ सकते हैं आपके पास। फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि एक रैकेट का वजन कितना होता है। ये रैकेट जो होता है जिससे लोग स्मैश मारते हैं उसका वजन कितना होता है? 79 to 91 किलोग्राम, 79 to 91 ग्राम। मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं, जो रैकेट होता है उसका वजन कितना होता है? 79 to 91 ग्राम्स। तो इसमें 4-5 सवाल बहुत रोचक बन सकते हैं। सबसे पहले बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब सम्मिलित किया? इट वॉज ईयर 1974। सबसे पहले बैडमिंटन को ओलंपिक में कब सम्मिलित किया? कौन सा ईयर था? 1992। ये सब सवाल बन सकते हैं क्योंकि आपने रुचि में क्या डाल रखा है? बैडमिंटन। तो अगर ये सब जानकारी आप जुटा लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जब भी कोई खेलों में सवाल पूछेंगे और आपकी रुचि का खेल के बारे में सवाल पूछ लिया तो आपको आनंद का भाव आने वाला है कि अब मैं इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा। ये एक पूरे स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट का हमने डायग्राम आपके सामने शो किया है। जैसे हमने पहले ही बताया था, 44x20 डबल्स के लिए, 44x17 सिंगल्स के लिए। फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि नेट की ऊंचाई जो होती है वो 5 फीट। ये जो नेट की ऊंचाई है वो 5 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट। और जो पोल की ऊंचाई होती है जिस पर नेट बंधी जाती है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 1 इंच। याद रखिएगा, ये भी सवाल है। नेट की ऊंचाई जमीन से 5 फीट, पर जिस पोल पे वो टंगी होती है नेट उसकी ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच। ये सब सवाल बन सकते हैं। आई होप कि हमारा प्रयास आपके इस खेल के लिए काफ़ी नॉलेज शेयर करने वाला है और आपके इस पूरे संज्ञान में ये गेम बस जाएगा। और अगर आपने अपने बचपन के दिनों में ये गेम खेला होगा तो आप इन सारी बातों की मेरी बातों से एसोसिएट कर रहे होंगे। बचपन में तो ये बेसिकली हम बैडमिंटन जो है अधिकतर भारत में देखा गया है कि वो आउटडोर खेला करते हैं। बेसिकली ये गेम कौन सा है? इंडोर गेम है ये। पर भारत है, पूरे वर्ष में हम बच्चे बचपन में अपने घर में या चौक में बाहर ओपन में खेलते हैं। तो बेसिकली बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम, पर हम आउटडोर में भी खेलते थे बचपन में। आप लोगों ने भी खेला होगा, सही है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट, जो जैसे आप देखे होंगे कि हर गेम में कुछ मेजर प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना? तो उसका क्या नाम होता है? ये हमने बैडमिंटन की कुछ मेजर प्रतियोगिताओं के नाम लिखे हैं, तो आप उसको नोट करिएगा। सबसे पहला BWF का मतलब क्या होता है? BWF का मतलब होता है, B स्टैंड फॉर बैडमिंटन, W स्टैंड फॉर वर्ल्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फेडरेशन। WF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो उसका पहला है थॉमस कप, दूसरा है उबेर कप, सुडीरमैन कप, उसके बाद में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स फाइनल्स। ये कुछ प्रतियोगिता जो है पूरे वर्ल्ड में
नेशनल इंपॉर्टेंस का मायना रखती है बैडमिंटन में, उनके नाम हमने आप लोगों के साथ साझा किए। और ये सारी जानकारी आपको हमारे इस पूरे पीपीटी का पीडीएफ भी आपको कमेंट सेक्शन में हमारे पिन कर दिया जाएगा, तो आप उसको बाद में सेव कर सकते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है प्रकाश पादुकोण। 6 फीट 1 इंच लंबाई और उससे ही बड़ा कद इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। इस पूरे खेल को, बैडमिंटन को पूरे विश्व में हिंदुस्तान का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ी थे प्रकाश पादुकोण। ये पूरा श्रेय उनको जाता है। प्रकाश पादुकोण ने सबसे पहले इस पूरे इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर शाइन करवाया। 1980 में इनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 थी। ये पहले भारतीय थे जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 थी 1980 में। और उसी साल इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता अपने नाम की। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आज तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा फोकस्ड अप्रोच, सब कुछ सुविधाएं, लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल है, पर इन्होंने 1980 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग की। सीमित साधन, सीमित संसाधन, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इस खिलाड़ी के बारे में बोले, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। कितना यज्ञ किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, किस लेवल की इनकी तैयारी रही होगी कि ये वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग 1980 में पा लेते हैं। और भारत को कोई जान नहीं रहा था बैडमिंटन पे, क्योंकि उस समय चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया इनका राज था। उसके बीच में एक भारतीय खिलाड़ी जाता है और वर्ल्ड नंबर 1 ठोकता है और सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, कौन है ये खिलाड़ी, और ये भारत का नाम इतना ऊपर लेके गया। और उसी साल इन्होंने सबसे प्रेस्टिजियस बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑल इंग्लैंड ओपन अपने नाम की। 1980 वॉज द ईयर। 1972 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया 1972 में। 1982 में इनको पद्मश्री मिला। और इन्होंने, ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला कि विश्व में जाके आप खेल सकते हैं, आप रैंकिंग ला सकते हैं, आप पदक जीत सकते हैं, आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं। और सब युवा खिलाड़ियों के लिए एक भगवान थे बैडमिंटन में, उनका नाम था प्रकाश पादुकोण। इनको लोग वैसे भी जानते हैं कि इनकी एक सुपुत्री जो है वो इंडियन एक्ट्रेस भी है, दीपिका पादुकोण, ये उनके पिताश्री हैं। और अपने बचपन में वो भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो ये सब जानकारी इसलिए मैं साझा कर रहा हूं कि प्रकाश पादुकोण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उनकी उपलब्धि थी। तो इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में भारत की पहचान नहीं बनाई है, लोहा मनवाया है और बाकी खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया है कि अगर आप सपना देखते हैं कि बैडमिंटन में आप वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं कि आपको प्रतियोगिता जीतनी है, अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप पदक जीतना चाहते हैं भारत के लिए, तो आप कर सकते हैं। मैंने भी कर दिया है। ये इन्होंने जवाब दिया दुनिया को और उनका नाम था प्रकाश पादुकोण। आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था, प्रयास में साहस है। तो अगर आपने साक्षात्कार में अपनी रुचि लिख दी है बैडमिंटन, तो तैयार रहिएगा कि आपको बहुत सारे सवाल इस खेल से जुड़े हुए आपके सामने आएंगे। तो हमने आज एक छोटा सा प्रयास किया है, आपको बैडमिंटन के बारे में जानकारी दी है। अगले कुछ टॉपिक्स पे, अगले कुछ सेशंस में हम अलग अलग स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साक्षात्कार में अगर आपने रुचि में लिख दिया है कोई खेल के बारे में, तो इंटरव्यूअर आपकी जो है ना वो गहराई मापेंगे कि आपको इस पूरे विषय के बारे में, इस पूरे खेल के बारे में कितनी मालूमात है। They would assess the knowledge which you possess about a particular sport which you have mentioned in your hobby. That's the beauty of this. My name is Piyush Purohit. I am Vice President Diksha Classes. Signing off. Thank you very much. और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी जिज्ञासा हो जो इस प्रेजेंटेशन में सॉल्व नहीं की गई हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। Thank you very much. Have a fabulous day.